गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्योग्राफी जीएस के सिलेबस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस में ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना होता है, ऑप्शनल में ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना होता है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। हर ऑप्शनल के दो पेपर हमें देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी दो पेपर हमें देखने को मिलते हैं। हम अभी पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। उसके बारे में चर्चा हमारी हो रही है, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट सेशन में अगर आप देखें तो हमने प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के पांचों जो सेक्शन हैं उनके बारे में डिटेल में बात करी थी। देन लास्ट जो सेशन हुआ उसके अंदर हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में बात करी थी, और उसमें भी हमने मानव भूगोल में संदर्श, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के बारे में बात करी थी। आज हम बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के बारे में बात करेंगे। यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं, किस प्रकार से जनसंख्या, पॉपुलेशन किसी जगह पर बढ़ती है, किस प्रकार से उसका सेटलमेंट होता है, किस प्रकार से उसकी बस्ती बसती है, लोग कैसे बसना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ये सब कुछ इस सेक्शन के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट जो है उसे हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है, दैट इज द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि और वितरण। यानी कब कब बढ़ी है, कैसे कैसे बढ़ी है या घटी है, ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है यानी बढ़ी है, हो सकता है कभी घटी भी होगी, तो कैसे इसमें बदलाव आता रहा है ये हमें समझना है। और उसका वितरण कैसे है, कुछ जगह ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमें बहुत कम पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, बहुत कम जनसंख्या है। वहीं अगर हम साउथ एशिया जाते हैं या साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती हुई दिखाई देती है। तो उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, इसको हमें समझना है, और कारण क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कम है, हम बात करें साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है, भारत चीन में बहुत ज्यादा है, तो क्यों, कारण ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें यहाँ ज्यादा जनसंख्या मिल रही है, वो भी हमें डेफिनेटली यहाँ पर समझना है। देन बात करनी है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स की, जनसांख्यिकीय गुण। जनसांख्यिकीय गुण का मतलब ये होता है, ये जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो जनसंख्या का वितरण है, ये किस प्रकार से यूजफुल है, किस प्रकार से उपयोगी है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होता है, उसको हमें यहां पर समझने होता है। फिर कुछ जगहों पर प्रॉब्लम आती है माइग्रेशन की, प्रवासन। माइग्रेशन या प्रवासन यानी लोग जो है वो एक जगह को छोड़ करके जा रहे होते हैं, किसी एक जगह से जा रहे हैं, उसे हम आउट माइग्रेशन या इमिग्रेशन कहते हैं, एमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। और किसी एक जगह पर जा रहे होंगे तो उसे हम इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन के रूप में देखते हैं। तो किसी जगह से जनसंख्या या बहुत सारे लोगों का उठ करके जाना, जिस जगह से जाएंगे वहां पर किस प्रकार के कंसिक्वेंसेस बनेंगे, कारण क्या है उनको हमें समझना है, और परिणाम क्या है, परिणाम दोनों जगह पे समझना। जिस जगह से जनसंख्या जा रही है वहां के परिणाम क्या है, और जिस जगह पर जा रही है वहां पे क्या परिणाम प्रकट होंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, उन्हें हमें यहाँ पर समझना होता है। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर जानना होता है। देन एक थियरी आती है ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये एक कंसेप्ट होता है, एक सिद्धांत होता है। अतिरेक, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जनसंख्या होना, अंडर यानी बहुत कम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या का होना, बहुत कम पॉपुलेशन का होना, एंड ऑप्टिमम, अनुकूलतम जनसंख्या का होना। किसी जगह पर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो तो भी उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, किसी जगह पर बहुत कम जनसंख्या हो तो भी अपनी उसकी कुछ समस्याएं हैं। यानी किसी जगह पर एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए, अनुकूलतम जनसंख्या जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए, तभी उस जगह का विकास, डेवलपमेंट हमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। तो वो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में क्या होगा, अतिरेक में क्या होगा, अंडर पॉपुलेशन, अल्प जनसंख्या की स्थिति में क्या होगा, एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं।
देन आती हैं कुछ पॉपुलेशन थियरीज, जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत आते हैं, जैसे माल्थस का सिद्धांत, एक फेमस सिद्धांत है जो आपने कई बार नाम सुना होगा। माल्थस की थियरी है, माल्थस का सिद्धांत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे कुछ सिद्धांत आते हैं, कुछ थियरीज आती हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको हम यहाँ पर समझते हैं कि वो थियरीज जो है वो कैसे काम कर रही हैं, आज की डेट में कैसे काम कर रही हैं, आज की डेट में वो कितनी सक्सेसफुल है, वो थियरीज जो बात बता रही है वो आज के समय में कितना ज्यादा सही तरीके से बैठ पा रही है, वो भी हम समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, विश्व की जनसंख्या की अपनी कुछ समस्याएं हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो प्रॉब्लम्स किस किस प्रकार की हैं, अलग अलग जगहों पर किस किस प्रकार की समस्याएं प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए किस किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं, यह भी हमें यहां पर समझना होता है। ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, और डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला गया होगा, समाधान निकाला गया होगा, उसके लिए कुछ पॉलिसीज नीतियां बनाई गई होंगी, तो उन नीतियों को पॉलिसीज को भी यहां पर हमें समझना होता है। देन आता है कंसेप्ट सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण या सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन गुणवत्ता। ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है या ये एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, जहां पर हम बात करते हैं कि लोगों का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता कैसी है। जैसे जनरली हम देखते हैं भारत में जीवन की गुणवत्ता ठीक ठाक है, अगर हम केन्या, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान जैसे देशों से देखें तो अपनी स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूरोप में जो देश हैं उनके स्तर को देखें, जापान को देखें, यूएसए को देखें, कनाडा को देखें, तो उसके कंपैरिजन में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कम देखने को मिलती है। तो विश्व के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर जबरदस्त क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, जीवन की गुणवत्ता काफी अच्छी मिलती है, अच्छा जीवन देखने को मिलता है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर एवरेज लाइफ देखने को मिलती है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर बहुत घटिया जीवन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, तो उसको हमें यहां पर समझना होता है। देन आता है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। देखिए लोग जो है वो ज्यादातर कहाँ रह रहे हैं, या तो गांव में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, तो हमें यहां पर सेटलमेंट को समझना है। अभी अभी तक जो हमने बात करी वो पॉपुलेशन के बारे में बात करी, पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल, ये भी एक कंसेप्ट है, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, समाज के लिए एक पूंजी है, समाज के लिए एक कैपिटल है पॉपुलेशन। अगर उसको सही तरीके से काम में लिया जाए तो वो पूंजी हमारे लिए बहुत काम आ सकती है, और हम उस पूंजी को ऐसे वेस्ट भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास में धन हो वो उसका बहुत बढ़िया उपयोग भी कर सकता है और उसको ऐसे ही वेस्ट भी कर सकता है। सेम वैसे ही पॉपुलेशन जो है वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक जबरदस्त पूंजी होती है, कैपिटल होती है। कैसे बनाया जाए उसको, कैपिटल कैसे बनाया जाए, उसको पूंजी के रूप में कैसे काम में लिया जाए, किस प्रकार से वो हमारे लिए पूंजी के रूप में काम में आ सकती है, ये कंसेप्ट हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात होती है पॉपुलेशन की। ये दो पार्ट है, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, एक सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल। तो यहां तक जो हमने बात करी वो पॉपुलेशन तक की बात करी, जनसंख्या के बारे में कुछ कंसेप्ट जो है वो हमने समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट पार्ट है सेटलमेंट, बस्ती, लोग किस प्रकार से बस रहे हैं, आवास कैसे हैं, रहते किस प्रकार से, रहने का पैटर्न, प्रतिरूप किस प्रकार का है। कहीं किसी जगह पर रहते हैं, हर जगह पर नहीं रहते हैं। हम नहीं देखते कि माउंट एवरेस्ट पे लोग रहते हैं, ऐसा हम नहीं देखते हैं, लेकिन गंगा के मैदानों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। चाइना के मंचूरियन प्लेन्स जो है, मंचूरिया के मैदान में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो कुछ स्थितियां सेटलमेंट के लिए, कुछ स्थितियां होती है, वो सेटलमेंट हम दो प्रकार के देखते हैं, या तो लोग गांवों में रहेंगे या लोग शहरों में रहेंगे। तो हम सेटलमेंट को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक अर्बन सेटलमेंट, एक रूरल सेटलमेंट, शहरी बस्ती और ग्रामीण बस्ती। ऐसे दो बस्तियों में, ऐसे दो सेटलमेंट्स में हम इनको देखते हैं। तो यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले रूरल सेटलमेंट के बारे में, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। जो ग्रामीण बस्ती है उनके किस किस कितने कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी प्रकार की हो सकती है, और उनका पैटर्न क्या होता है। एक प्रकार को हम पढ़ रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है, दूसरे प्रकार को हम पढ़ रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार और उनका प्रतिरूप, पैटर्न जो है वो हमें यहां पर समझना होता है। ग्रामीण बस्तियों के भी अपने कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती है, पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, उनको हमें यहां पर समझना होता है, जानना होता है। तो ये पूरा रूरल सेटलमेंट के बारे में बात चल रही है। रूरल सेटलमेंट कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम समझ रहे हैं, और उसके प्रतिरूप पैटर्न्स किस किस टाइप के हैं ये हम समझ रहे हैं। फिर उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसमें भी खास तौर से एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं उनको हमें खास तौर से पढ़ना है, क्योंकि वो सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड हमें यहां देखने को मिलती है। देन
सेम चीज हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। अभी तक हमने बात करी ग्रामीण सेटलमेंट के बारे में, ग्रामीण बस्तियों के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम, हायरार्की। हायरार्की या पदानुक्रम का मतलब होता है सबसे ऊपर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसे जो एक क्रम बनता है उसको हम पदानुक्रम या हायरार्की के रूप में जानते हैं। तो वैसे हायरार्की कैसे बनती है अर्बन सेटलमेंट की? अर्बन सेटलमेंट में कुछ बहुत बड़े शहर होते हैं, भारत में भी अगर हम देखें दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर होते हैं, उनसे नीचे कुछ थोड़े जिनको हम जनरली टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज ऐसे जनरली नाम दे देते हैं भारत में। वैसे पूरे हायरार्की क्या होती है, दिल्ली मुंबई जैसे बहुत बड़े शहर हैं तो उनके नीचे अगर हम आएंगे तो बेंगलुरु हैदराबाद जैसे कुछ और शहर हैं जो दिल्ली मुंबई जितने बड़े नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े शहर हमें देखने को मिलते हैं। फिर उनसे और नीचे आते हैं तो जनरली हम जो अपने आसपास किसी शहर को देखते हैं उस आकार का शहर हमें देखने को मिलता है। उससे और नीचे आते हैं और छोटे शहर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे शहरों का भी अपना एक क्रम बनाया जा सकता है, हायरार्की बनाई जा सकती है, जिसको हमें यहाँ पर समझना होता है। नेक्स्ट आता है अर्बन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो वर्ड का मतलब होता है आकार, किसी का शेप कैसा है, किसी चीज का शेप कैसा है। यहां हम अर्बन एरिया की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र की आकारिकी किस प्रकार की होती है, उसका आकार जो है, शेप जो है वो किस प्रकार का होता है, अलग अलग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, वो सब हम यहां जानने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल। प्राइमेट सिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है, प्रमुख शहर नाम का एक कंसेप्ट होता है, अवधारणा होती, संकल्पना होती है, उसको हम यहां पर समझते हैं। और श्रेणी आकार प्रणाली, रैंक साइज रूल, उनको रैंक दी जाए, साइज के अकॉर्डिंग रैंक जो है उनकी डिसाइड की जाए, उनका आकार जैसा है उसके हिसाब से उसकी रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड, ऐसे रैंक जो है वो दी जाए। तो वो रैंक साइज रूल क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, वो हमें यहां पर समझना होता है। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, क्या क्या काम होता है वहां पर, किस प्रकार के फंक्शनिंग वो करता है, किस किस प्रकार की फंक्शनिंग वहां देखने को मिलती है, ये हमें यहां समझना होता है। ये सब अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स हैं। नगरीय आकारिकी जो होती है या नगरीय बस्ती जो होती है, शहरों के जो है अलग 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 पार्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने पॉपुलेशन वाले पार्ट की बात करी थी, फिर हम सेटलमेंट के बारे में बात करें, सेटलमेंट में भी हमने रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करी। यहां पर जो बात हो रही है वो हमारी शहरी बस्तियों के बारे में बात हो रही है, अर्बन एरियाज के बारे में बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो उन नगरों का, उन टाउन्स का हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रकार्यात्मक यानी कार्य के आधार पर, वहां किस प्रकार के फंक्शंस होते, कार्य होते हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। देन स्फीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस, कोई एक शहर है तो उसका अपने आसपास के कितने एरिया पर प्रभाव रहेगा, स्फीयर, इसके आसपास का पूरा स्फीयर जो है नगरीय प्रभाव क्षेत्र, इस नगर का आसपास के कितने कितने क्षेत्र तक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, वो हमें समझना होता है। कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, वो हमें यहाँ पर समझना होता है। देन बात आती है रूरल अर्बन फ्रिंज, ग्राम नगर उपांत। ये मान लीजिए नगरीय क्षेत्र है, इसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र होगा, इधर 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 सब तरफ हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र होगा, ये नगरीय क्षेत्र है। तो ये अंत कहाँ हो रहा है, इधर से रूरल एरिया जो है और इधर से अर्बन एरिया जो है, ये दोनों जहां खत्म होते हैं, दैट इज नोन एज रूरल अर्बन फ्रिंज या ग्राम नगर उपांत। तो उस उपांत को, फ्रिंज को हमें समझना होता है, वहां पर कुछ अलग ही प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, तो उसको हमें यहां पर समझना होता है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है सैटेलाइट टाउन्स। ये सब सेटलमेंट के अलग अलग प्रकार हैं जिनको हमें समझना होता है, इनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें समझनी होती है। ये पार्ट पर्टिकुलर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काम आता है। ये पर्टिकुलर जो पार्ट हम पढ़ते हैं, ये जब आप किसी जिले के कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, एसपी की पोस्ट पर जाएंगे, तो आपके लिए बहुत काम आता है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो हम पढ़ चुके होते हैं, इन सब चीज़ों को, किसी गांव की समस्याएं क्या होती है, गांव का रूप कैसा है उसकी समस्याएं क्या होती है, शहर का रूप कैसा है उसकी समस्याएं क्या होती हैं, उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब हम जब जानते हैं तो हम उस जगह पर प्रैक्टिकली फील्ड में जब जाते हैं, आप एज ए कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए हैं, किसी शहर के अंदर गए हैं, या एज ए एसपी किसी शहर के अंदर आप गए हैं, किसी जिले को आपने संभाला है, वहां बहुत काम आता है। ये वाला नॉलेज हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है, बहुत उपयोगी हो जाता है। यही एक कंसेप्ट आता है सैटेलाइट टाउन। ये एक बड़ा टाउन है, ये एक बड़ा नगर है, लेकिन इसके आसपास कुछ और नगर बसे हो सकते हैं जो कि छोटे नगर हैं, इसके कंपैरिजन में छोटे हैं, लेकिन आसपास में कुछ नगर जो हैं, बाकी सारा गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन ये कुछ नगर जो है इसके आसपास हो सकते हैं।
20 30 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हें हम सैटेलाइट टाउन्स, अनुषंगी नगर के रूप में देखते हैं, जो पास पास में देखने को मिलते हैं। उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना एक प्रभाव रखते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रभाव रखते हैं। तो वो सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर समझना होता है। ये जो अर्बनाइजेशन के जो हमने अलग अलग तरीके पढ़े, और आज विश्व में अगर हम देखें तो सब जगहों पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा है। भारत भी जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, शहरीकरण की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस अर्बनाइजेशन की, इस शहरीकरण या नगरीकरण की अपनी कुछ समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हमें समझना होता है, और साथ ही साथ उनका समाधान कैसे निकाला जाए। जैसा मैं कह रहा था आपको कि आप किसी जगह पर कलेक्टर एसपी बन के जाएंगे तो ये चीजें आपके बहुत काम आती। किसी शहर में जाएंगे, उस शहर की अपनी कुछ समस्याएं होंगी ही होंगी, नगरीकरण की अपनी कुछ समस्याएं होती ही होती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये भी हमारे बहुत काम आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जब हम जाते हैं, प्रशासकीय पद पर जब हम जाते हैं, तो बहुत काम आने वाला नॉलेज है ये पर्टिकुलर सेटलमेंट ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत काम की चीज हो जाती है। तो उन नगरों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, और उनकी रेमेडीज क्या हैं, समाधान क्या है, ये हम यहां पर समझने की कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, दैट इज दी, ये जो जितने भी नगर हैं, जितने भी शहर हैं, सिटीज हैं, इनका डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करना है, संधारणीय तरीके से या संपोषणीय तरीके से इनका विकास करना है। तो वो संपोषणीय तरीके से विकास कैसे हो सकता है, ये भी हमें यहां पर समझना होता है। संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, इन नगरों का ऐसा विकास, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए हमें इनका विकास करना है, जो कि टिकाऊ रहे, बना रहे, हर समय, हर अगले 10 20 50 100 200 500 सालों तक बना रहे। उससे हमें नुकसान पर्यावरण को ना देखने को मिले, हानि पर्यावरण को देखने को ना मिले, वैसे तरीके लगा करके हम कैसे उन नगरों का विकास जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमें ये पार्ट्स जो हैं समझने होते हैं यहां पर। ये पूरा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट हमें देखने को मिलता है। इतना इतना पार्ट जो हमने देखा था, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है, पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल, यहां तक का पार्ट। एंड फिर हमने रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करी। तो यहां से सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट होते हो जाती है, जो कि यहां पर आकर के कंप्लीट होती है। तो ये दो सेक्शन इसके अंदर मिलते हैं, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, और एक सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल। इन दोनों सेक्शन को यहां पर इस पार्ट में यूपीएससी ने जो है सिलेबस के अंदर ऐड कर रखा है। तो इन दोनों सेक्शंस को हमें यहाँ पर समझना होता है, जानना होता है। और जैसा मैंने बताया, ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। हम किसी जगह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी जगह के प्रशासक हैं, तो वहां भी हमारी बहुत ज्यादा सहायता होती है। अगर हम इसको प्रीलिम्स मेंस के अकॉर्डिंग देखें कि सर यहाँ से जीएस में कितना पार्ट आता है और यहाँ ऑप्शनल में कितना पार्ट होता है, तो पॉपुलेशन वाला जितना भी पार्ट है उसमें थियरीज वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, ये सिर्फ ऑप्शनल में आएगा। बाकी जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं वो सबका सब प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों में हमें देखने को मिलता है, यानी कॉमन पार्ट है, कुछ अलग नहीं है, कॉमन पार्ट हमें यहां पर देखने को मिलता है। देन अगर हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज इन रूरल सेटलमेंट, ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में हो जाता है, तीनों में हमें देखने को मिलेगा। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये तीनों में हमें देखने को मिल जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में मिल जाता है हमें। यानी यहां पर अगर आप देखें तो ये पॉपुलेशन थियरीज को छोड़ करके इस वाले पार्ट में, तो या पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाले पूरे पार्ट में, इस पॉपुलेशन थियरीज, जनसंख्या के सिद्धांत को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट कॉमन है। प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, ऑप्शनल में भी आएगा, कॉमन पार्ट हमें देखने को मिलता है। थियरीज जरूर जीएस में नहीं आती, वो सिर्फ ऑप्शनल में हमें पढ़नी होती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी में, तो ये दो पार्ट तो है ही जो दोनों में कॉमन है, जीएस और ऑप्शनल में। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, ये प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों में कॉमन है। बाकी का जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये इसमें से कुछ कुछ पार्ट हैं, जैसे कि रूरल अर्बन फ्रिंज वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट
जनरली हम ऑप्शनल में देखते हैं। रैंक साइज रूल ये हम जनरली जीएस में नहीं पढ़ते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ये अगेन वापस प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में आता है, तीनों सेक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल जीएस में इसके साथ कॉमन है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम जरूर देखते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में हमें देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर लगभग 60 से 70% की सिमिलैरिटी समानता जो है वो हमें देखने को मिल जाती है जीएस के साथ में। 60 से 70% पार्ट वो है जो जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है, हम चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल ना लें तब भी जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर हम ऑप्शनल ले रहे हैं तो डेफिनेटली ऑप्शनल में भी हमें वही पार्ट पढ़ना है, थोड़े से कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ के अपना ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें, हमने अभी तक जितनी बात करी, हमने देखा था जो भू आकृति विज्ञान वाला पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसके अंदर 90% की सिमिलैरिटी समानता हमें देखने को मिलती है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी 100% सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी 100% सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट डिस्कस किया था, 30% की समानता यहाँ मिल जाती है जीएस के साथ में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी 100% की समानता दिखाता है और पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है वो भी लगभग 70% सिमिलैरिटी दिखाता है। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है और हमारा ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। बाकी सब तो कॉमन है, यहाँ 90% कॉमन है, 100% कॉमन है, यहाँ 100% कॉमन है, बाकी सब तो एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन, जो हमें जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हम ऑप्शनल ज्योग्राफी ना लें तब भी हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के अपना ऑप्शनल भी यहाँ पर तैयार हो जाने वाला है। तो इतनी सिमिलैरिटी और कोई ऑप्शनल दिखा नहीं पाता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे जिस ऑप्शनल के साथ जाते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल बनता है। और इसी वजह से मैं बच्चों को जनरली कहता हूं ये 800 से 900 मार्क्स का ऑप्शनल बनता है। 500 नंबर तो आपके ऑप्शनल के बनते ही हैं, 250 नंबर के दोनों पेपर ही है, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जीएस के साथ इतना ज्यादा मैच कर जाते हैं कि जीएस में आपको 300 से 400 नंबर जो है वो और एक्स्ट्रा दिलाएंगे ये। और जब हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वहां तो आप देखोगे पेपर 2 में तो एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको जीएस में ना पढ़ना पड़ता हो। कंप्लीट जीएस के साथ सिमिलैरिटी पेपर 2 की देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कहां से, कौन सी बुक से तैयार किया जाए, कैसे तैयार किया जाए। उससे पहले अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। अभी ये जो क्लास आप देख रहे हो, ये जो सेशन आप देख रहे हो, ये हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है, नया बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा। आज जो सेशन हुआ है ये सेकंड लास्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन होगा, पेपर 1 का सिलेबस डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पेपर 1 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पेपर 1 के टॉपिक्स, जो सबसे पहला टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चा इस बैच के साथ में जुड़ना चाह रहा है, अभी इस बैच पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 रुपए का बैच है, लेकिन उस पर 50% का डिस्काउंट है। 15,000 रुपए में ये बैच आपको फिलहाल अवेलेबल हो रहा है। और उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको और 500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो 14,500 रुपए में ही ये ऑप्शनल का बैच जो है वो आपको अवेलेबल हो रहा है फिलहाल। आगे चल करके इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं, इस बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, देख तो आपने लिया, ये सिमिलैरिटी सिलेबस डिस्कशन में आप देख ही रहे हैं कि जितना जीएस में पढ़ना है वही सब कुछ यहाँ भी पढ़ना है। एक्स्ट्रा कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ने रहते हैं, वरना हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना रहता है यहाँ पर। तो उतनी जबरदस्त सिमिलैरिटी, उतनी जबरदस्त समानता हमें इस ऑप्शनल के साथ ही मिलती है और किसी ऑप्शनल के साथ मिल नहीं पाती। इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे इसी ऑप्शनल के साथ जाते हैं। तो जो बच्चे इस ऑप्शनल के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, अभी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, जुड़ना चाह रहे हैं वो अभी इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। और डिटेल्स आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, 8750711100 या 223344। इन बैच नंबर पे कॉल करके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन कैसे लिया जाए, क्या किया जाए, ये सब आप ले सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया सर इसकी पीडीएफ आप ऐप पर जाएंगे, हमारी जो ऐप है ओजांग ऐप, उस ओजांग ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये जो सिलेबस की पीडीएफ है ये फ्री अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप इस बैच में जाएंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के अंदर जाएंगे, वहां पर ये पेपर 1 की पीडीएफ, पेपर 2 की पीडीएफ दोनों कंप्लीटली आपके लिए अवेलेबल है, दोनों ही आपके साथ में है। यूं की यूं ये पीडीएफ जो आप अभी यहाँ देख रहे हो वो यूं की यूं आपको वहां पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसको हम कौन सी बुक से तैयार करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एनसीईआरटी। 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज है वो बहुत बड़ा योगदान देंगी, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद आप ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, माजिद हुसैन की जो मानव भूगोल की किताब आती है आप उसके साथ जा सकते हैं। अच्छी किताब है, मैंने लास्ट सेशन में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आपको इसको रिकमेंड किया है। तो ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट भी कवर कर देगी, और यहाँ पर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला भी काफी सारा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। तो ये बुक हमारी दोनों जगह काम आ जाती है। इसके अलावा पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए ज्योग्राफी बाय पॉपुलेशन आरसी चांदना की किताब आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ये भी। और सेटलमेंट ज्योग्राफी बाय के सिद्धार्थ, ये सिर्फ इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में नहीं आती है। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो माजिद हुसैन वाली जो बुक है उसी के साथ जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कल के सेशन में, वो वाला पार्ट भी इससे कवर हो जाता है और ये वाला पार्ट भी इससे कवर हो जाता है। तो एक ही किताब से दोनों सेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़े बहुत कुछ कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो वो बच्चे जनरली क्लास में कवर कर लेते हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, ऑप्शनल के साथ में जुड़ रहे हैं, उनको सिर्फ ये एक ही बुक परचेज करनी रहती है, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। बाकी कुछ टॉपिक्स अगर इस बुक में नहीं है तो वो आपको क्लास में मिल जाएंगे। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी है सर एनसीईआरटी तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम जब भी आप मेरे बैच में जुड़ेंगे, अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से। मैं ये हर बच्चे के लिए मान के चलता हूँ कि उस बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसने जीएस में भी कभी एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। जीएस वाला पार्ट भी कवर होता जाता है, ऑप्शनल वाला पार्ट भी, दोनों ही एक साथ हमारे यहाँ पर कवर होते चले जाते हैं। तो जो बच्चा जुड़ रहा है, जुड़ना चाह रहा है, वो डेफिनेटली अभी जुड़ सकता है। अभी डिस्काउंट्स भी आपको मिल रहे हैं, तो उन डिस्काउंट्स का भी फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी का जो सिलेबस के 2 टॉपिक्स और हमारे लास्ट बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बातचीत हम करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।